नमस्कार दोस्तों, मैं गार्गी आप सभी का स्वागत करती हूं मास्टरी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे गवर्नमेंट की स्कीम्स को। पार्ट 2 है ये, और हमने बात की थी पिछली वीडियो में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर की 3 योजनाओं के बारे में, और कौन सी योजनाएं हैं उसके बारे में इस वीडियो में जानने वाले। तो चलिए शुरू करने से पहले एज यूजुअल, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर में बहुत सारी स्कीमें मैंने आपको बताया था, ठीक है। पार्ट 2 है ये, और कौन सी स्कीम आती है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर में, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। सबसे पहली आपकी आती है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, ठीक है, PMKMY योजना, जिसे हम कहते हैं मानधन योजना। आपने सुना ही होगा, तो इस योजना के बारे में हम जानने वाले हैं कि भैया क्या तो इसमें ऑब्जेक्टिव हैं, क्या इसकी इंटेंडेड बेनिफिशियरी, साथ ही साथ फीचर्स क्या हैं इसके, ठीक है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पर नजर डाल लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव सबसे पहला ये है कि ओल्ड एज पेंशन स्कीम है ये। जी हाँ, ओल्ड एज पेंशन स्कीम है ये, और ये सोशल सिक्योरिटी नेट प्रोवाइड करती है टू अराउंड 3 करोड़ स्मॉल फार्मर एंड मार्जिनल ओल्ड एज फार्मर्स को, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि मार्जिनल और स्मॉल जो फार्मर है, लगभग 3 करोड़ के आसपास को ये सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। जिनके पास मिनिमल थोड़ी बहुत सेविंग्स हैं या फिर कोई भी सेविंग नहीं है, ठीक है, उनको ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है, ओल्ड एज में स्पेसिफिकली। और उनके जो कंसीक्वेंट जो लॉस ऑफ लाइवलीहुड है उसको ओवरकम करने के लिए ये जो स्कीम है मानधन योजना, ये बनाई गई है दोस्तों, ठीक है। तो ये इसकी ऑब्जेक्टिव रहे। अब बात करते हैं कि इसकी इंटेंडेड बेनिफिशियरीज क्या है। सबसे पहला इसका बेनिफिशियरी ये है दोस्तों, सबसे पहला जो इसका फायदा है ये है कि ये स्मॉल और जो मार्जिनल फार्मर है, यानी कि SMF, ठीक है, स्मॉल मार्जिनल फार्मर जिसे हम कहते हैं, ऑफ द एज ऑफ 18 to 40 ईयर्स को, जिसके पास खुद का लैंड है लगभग 2 हेक्टेयर के आसपास, उसको ये कंसर्न्ड करती है ऑफ इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी, किसी भी एरिया में, ठीक है। अब इसमें से एक्सक्लूजन क्या है? एक्सक्लूजन ये है कि SMF के जितने भी कवर्ड चीजें हैं, SMF में यानी कि स्मॉल मार्जिनल फार्मर में जितने भी कवर्ड चीजें हैं, अंडर एनी अदर सेचुरेटरी, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम सच एज, जैसे कि नेशनल पेंशन स्कीम होगी NPS के एम्प्लॉयज, वो जो है इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन स्कीम होगी, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना हो गई, ये जितने भी हैं इन सभी से इनका एक्सक्लूजन रहता है, ठीक है। यानी कि इनको बेनिफिट्स नहीं रहेंगे दूसरी योजनाओं के, ये एक्सक्लूजन्स में इंक्लूड किया गया है। ये इंटेंडेड बेनिफिशियरीज का एक पॉइंट है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि भैया इसके फीचर्स क्या हैं। सबसे पहले तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। हर जो भी स्कीम है बेसिकली वो सेंट्रल सेक्टर ही होती है लगभग, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट तो कॉमन ही है कि एक सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है। दूसरा क्या है कि एक ये वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन बेस्ड पेंशन स्कीम है। किस प्रकार से? फार्मर्स के लिए जिनका एज एंट्री ग्रुप है 18 से 40 साल, उनके लिए एक मिनिमम मंथली पेंशन है लगभग 3,000 रुपए की, जो कि प्रोवाइड की जाएगी अटेनिंग कब? जब उनकी उम्र 60 साल के करीब हो जाएगी, तब उनको इस तरह की पेंशन जो है 3,000 रुपए की वो जो है दी जाएगी, ठीक है। जो मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा बाय द फार्मर्स, वो रहेगा लगभग 55 से 200 के बीच में, यानी कि क्राइटेरिया है ये, ठीक है, फॉर द पेंशन फंड। अब वो डिपेंड भी करेगा कि भैया एंट्री क्या है उसकी एज की स्कीम के अंदर, और उसका फिर इक्वल प्रोविजन और कंट्रीब्यूशन भी देखा जाएगा बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद अगला फीचर है कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC का इसमें क्या रोल है? देखिए, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये जो है पेंशन का जो फंड मैनेजर है, ये रिस्पॉन्सिबल होगी पेंशन के पे आउट के लिए। तो आपसे अगर पूछा जाए, बताइए प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में कौन रिस्पॉन्सिबल है पेमेंट के लिए पेंशन की? तो ये आपकी LIC रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अगर डेथ हो जाती है फार्मर की बिफोर रिटायरमेंट डेट, तो स्पाउस को जो होगा वो कंटिन्यू रहेगा स्कीम में, और उन्हें जो है रिमेनिंग कंट्रीब्यूशन पे कर दिए जाएंगे, ठीक है, टिल द रिमेनिंग एज ऑफ द डिक्रीज्ड फार्मर। उसके बाद देखिए
पेंशन फंड के बारे में बात की गई है। अगर फार्मर आफ्टर द रिटायरमेंट डेट के बाद उसकी डेथ होती है तो जो स्पाउस होगा उन्हें 50% पेंशन मिलेगी एज द फैमिली पेंशन, और अगर दोनों की ही डेथ हो जाती है, फार्मर की भी और स्पाउस की भी, तो जो एक्यूमुलेटेड कॉर्पस है वो क्रेडिटेड होगा टू दी पेंशन फंड। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि भैया किस तरीके से ये कंडीशनल भी है। उसके बाद देखिए और कौन से इनिशिएटिव हैं। तो देखिए फार्मर्स जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं, यानी कि वो उनकी जो मंथली कंट्रीब्यूशन है उसको अलाउ किया गया है टू दिस स्कीम में, और बेनिफिट्स भी मिलेंगे फ्रॉम द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि विच इज पीएम किसान स्कीम डायरेक्टली, और ये कंपल्सरी नहीं है। ठीक है, ये जो इनिशियल एनरोलमेंट है पीएमकेवाई में, ये कैसे होगी? ये होगी थ्रू कॉमन सर्विस सेंटर सीएससीज। ठीक है, उसके बाद विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स जो होंगे ऑफ द सीएससी वो फील्ड लेवल पे फंक्शनरीज के तहत काम करेंगे एज फंक्शनरीज, और वो उनको फिर उसके बाद इंसेंटिव भी प्रोवाइड किए जाएंगे फॉर इंश्योरिंग द मैक्सिमम एनरोलमेंट ऑफ फार्मर्स। एक प्रॉपर एप्रोप्रिएट ग्रीवियंस रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा? रिड्रेसल रहेगा, रिड्रेसल मैकेनिज्म ऑफ एलआईसी बैंक्स का और गवर्नमेंट का एक प्रॉपर रिड्रेसल रहेगा। तीनों चीज जो संस्था हैं वो अपने अपने लेवल पे काम करेंगी, और एक एम्पावर्ड कमेटीज बनाई जाएगी सेक्रेटरीज की, जो मॉनिटर करेगी, रिव्यू करेगी और अमेंडमेंट्स जो स्कीम में है उसको थ्रू दी पीरियड ऑफ टाइम अमेंड करती रहेगी, इंप्लीमेंट करती रहेगी। ये आपके सेलिएंट फीचर हैं किसके? प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के, पीएमकेवाई के। अब इसके बाद आपकी आती है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, रफ्तार। ठीक है, रफ्तार जिसे कहते हैं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, जानने वाले हैं कि भैया क्या तो इसमें ऑब्जेक्टिव रहेंगे, क्या क्या इसमें फीचर्स जो हैं वो इंक्लूड रहेंगे। तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं कि भैया इसका क्या मकसद है इस योजना का। तो देखिए रफ्तार से तो आपको पता ही चल रहा होगा कि शायद ये स्पीड अप करेगा, कुछ ये वैल्यू एडिशन करेगा। ठीक है, अब क्या किस तरीके से करेगा अब वो देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि ये फार्मर्स को, उनके एफर्ट्स को स्ट्रेंथन करेगी, यानी कि और ज्यादा उनको मजबूत बनाएगी। कैसे? क्रिएशन होगी, यानी कि बनाई जाएंगी प्री और पोस्ट हार्वेस्ट एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की। ठीक है, पोस्ट और प्री हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा जो कि क्या करेगा? क्वालिटी में इंक्रीज करेगा, इनपुट्स में, स्टोरेज में, मार्केट में और अदर जो फैसिलिटीज हैं उनमें। ठीक है, और इस तरीके से फार्मर्स को एक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस रहेगी। ठीक है, सेकंड फीचर क्या है कि ऑटोनॉमी भी मिलेगी भैया इसमें। ठीक है, ऑटोनॉमी कैसे मिलेगी? ऑटोनॉमी होगी फार्मर्स के पास और फ्लेक्सिबिलिटी होगी स्टेट के पास कि वो प्लान और एग्जीक्यूट कर सके स्कीम को एज पर दी फार्मर नीड, यानी कि फार्मर नीड के अनुसार स्टेट को ये स्कीम प्लान और एग्जीक्यूट करनी है। ठीक है, ये आपका सेकंड फीचर है, ऑब्जेक्टिव है। थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है कि वैल्यू एडिशन चेंज को प्रमोट करना। ये वैल्यू एडिशन चेंज को प्रमोट करेगी और लिंक करेगी प्रोडक्शन मॉडल्स को, जो कि हेल्प करेंगे फार्मर्स को टू इंक्रीज देयर इनकम और उनकी एंकरेज प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज करने के लिए ये जो स्कीम है ये हेल्पफुल रहेगी। इसके बाद आता है अगला ऑब्जेक्टिव, दैट इज ये मिटिगेट करेगी रिस्क ऑफ फार्मर्स को। ठीक है, और ये फोकस करेगी। ठीक है, मिटिगेट तो करेगी फार्मर्स के रिस्क को, कम तो करेगी, लेकिन साथ ही साथ ये फोकस भी करेगी एडिशनल इनकम पे, जैसे कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग हो गया, मशरूम कल्टीवेशन हो गया, बी कीपिंग, यानी कि एक चीज तो आप कर ही रहे हैं, एक चीज की फार्मिंग। जैसे मान लीजिए आप चावल की खेती कर रहे हैं, आप धान उगा रहे हैं, आप गेहूं उगा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप कोई छोटे लेवल पे कोई और क्रॉप भी उगा रहे हैं, दैट इज नोन एज इंटीग्रेटेड फार्मिंग। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग भी रहेगी साथ ही साथ, जिससे कि एक वैल्यू एडिशन हमें देखने को मिलेगा इस स्कीम के तहत। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये स्कीम अटेंड करेगी नेशनल प्रायोरिटीज को थ्रू सेवरल सब स्कीम्स। तो ये नेशनल जो प्रायोरिटी है उसको ये मीट करेगी थ्रू और जो सब स्कीम है उसके द्वारा। और आखिरी ऑब्जेक्टिव है कि ये अल्टीमेटली एम्पावर करेगी यूथ को उनकी स्किल की डेवलपमेंट के लिए, इनोवेशन के लिए और एग्री जो एंटरप्रेन्योरशिप है। क्योंकि देखिए फार्मिंग तो ऐसा है कि ऐसा हम
आज के टाइम पर मानते हैं कि भैया फार्मिंग तो ऐसा विकल्प है जो सबसे आखिरी में, आप जब कुछ ना हो तो खेती हो। लेकिन अगर खेती को हम इतना इंटरेस्टिंग बना दे इस तरीके से, बहुत सारे एफर्ट्स लगा करके, उसमें टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर करके, वो भी एक बिजनेस बहुत बड़ा खड़ा हो सकता है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं, ये जो स्कीम्स हैं, ये इसीलिए ही बनाए गए गवर्नमेंट के थ्रू आउट, जैसे इंटीग्रेटेड फार्मिंग के बारे में मैंने आपको बताया, ये इंटरेस्टिंग बनाती हैं ऑफ द फैक्ट दैट फार्मिंग में भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं और फार्मिंग से भी बहुत सारी चीजें जो है वो फुलफिल हो सकती हैं, और इस तरीके से यूथ जो है एम्पावर हो सकता है, मोटिवेट हो सकता है थ्रू दिस स्कीम्स। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके सेलिएंट फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहला जो फीचर है, ये जो RKVY यानी कि ये जो योजना थी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ये इनिशिएट की गई थी 2007 में, और ये एक अम्ब्रेला स्कीम थी फॉर दी होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक क्या होता है कि पूरा जो डेवलपमेंट, हर स्पीयर में जो डेवलपमेंट हो, एग्रीकल्चर का, एलाइड सेक्टर का। ठीक है, और अब इसका नाम जो है रफ्तार भी रख दिया गया है। ठीक है, दैट इज क्या है, रेम्यूनरेटिव अप्रोचेज ऑफ फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। ठीक है, जिसमें पूरी तरीके से आपका एक नया डिफरेंट अप्रोच जो है वो रहती है, और इसका टेन्योर, इसका टाइम पीरियड भी बढ़ा दिया गया है 31 मार्च 2021 तक। ये प्रोवाइड करती है दोस्तों स्टेट्स को फ्लेक्सिबिलिटी और ऑटोनॉमी प्रोवाइड करती है प्लानिंग के लिए और एग्जीक्यूटिंग के लिए। ऑब्जेक्टिव भी था ये एक, विद अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द फार्मर्स। ठीक है, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग होती है फॉर एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर के लिए, और ये इनिशिएट की जाती है बाय द स्टेट, और किसके द्वारा की जाती है, थ्रू डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर प्लान एंड स्टेट एग्रीकल्चर प्लान, जो कि बेस होते हैं एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर, जितनी अवेलेबिलिटी है, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी कितनी है, और साथ ही साथ नेशनल प्रायोरिटी के साथ साथ ये जितने भी प्लान है ये एग्जीक्यूट होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर। जो स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स हैं वो एक्ट करती हैं एज नोडल इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज, यानी कि वो इम्प्लीमेंटेशन में के लिए इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के तहत जो है इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी का एक रुख अपना लेती है कौन, स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स। ठीक है, और साथ ही साथ क्या करेगी दोस्तों ये स्कीम, ये एक इंसेंटिवाइज कर देगी स्टेट्स को कि वो इंक्रीज करे एलोकेशंस को फॉर एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में। ठीक है, और ये हेल्प करेगी पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए, और प्रमोट भी करेगी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इन दी फार्म सेक्टर। ठीक है, अक्रॉस दी कंट्री। अब देखिए एक और इसका इंटरेस्टिंग फीचर है, वो है फंड की एलोकेशन। फंड की एलोकेशन का मतलब क्या है, तो देखिए 60:40 ग्रांट्स जो होंगे वो किए जाएंगे बिटवीन सेंटर और स्टेट। ठीक है, स्टेट्स में और सेंटर में 60 और 40 का जो रेशो वो चलेगा, और 90 और 10 का रेशो होगा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और हिमालय स्टेट के लिए। ठीक है, फंड्स क्या करेंगे, जो फंड होंगे वो रेगुलर फंड जो होंगे इस स्कीम के तहत, RKVY रफ्तार के तहत, ये जो है इंफ्रास्ट्रक्चर और एसेट प्रोडक्शन ग्रोथ के लिए काम आएंगे, और लगभग 70% एनुअल आउटले जो होगा वो एलोकेट किया जाएगा स्टेट्स को एज ग्रांट, जिसमें से 20 जो होंगे वो फ्लेक्सी फंड होंगे। ठीक है, और जो सेकंड फीचर इसी का ये है कि फंड एलोकेशन का सेकंड फीचर है कि जो ये RKVY रफ्तार जो स्कीम है ये एक स्पेशल सब स्कीम है नेशनल प्रायोरिटी की, और इसको 20% प्रायोरिटी मिलेगी। तीसरा पॉइंट ये है दोस्तों इसमें कि इनोवेशन होगा एग्री एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट में, और 10% जो है वो फंड यूटिलाइज नहीं किए जाएंगे, और ये डाइवर्ट किए जाएंगे, ये जो 10% फंड है टू द रेगुलर RKVY और सब स्कीम के अंदर ये रेगुलेट कर दिए जाएंगे। और यूनियन टेरिटरीज के लिए एक स्पेशल थिंग है, वो ये है कि यूनियन टेरिटरी का जो ग्रांट होगा वो 100% होगा एज अ सेंट्रल शेयर। ठीक है, और सब स्कीम्स सारे की सारी इसमें इंक्लूडेड होंगी। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन आएगा इससे ईस्टर्न इंडिया में। और क्या फीचर हो सकते हैं कि भैया क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया है, और ये इंप्लीमेंट होगा ओरिजिनल ग्रीन रेवोल्यूशन स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, और जितने भी डाइवर्सिफाइड एरिया है जिसमें बहुत ज्यादा जो इरिगेशन के मेथड है फ्लरिश्ड है उन स्टेट्स में। ठीक है, और अगला फीचर क्या है इसका कि आप नोट कर लीजिएगा साथ साथ में, हालांकि मैंने सारे पॉइंट्स यहाँ पे नहीं लिखे हैं, तो आप जो मैं बोल रही हूं उसको नोट कर लीजिएगा। मैंने क्या बताया, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम बताया, CDP बताया। ठीक है, उसके बाद अगला फीचर है आपका रिकैल्मिनेशन ऑफ प्रॉब्लम सोयर, RPSP होगा। उसके बाद होगा आपका अगला फीचर की
फूट और माउथ डिसीज का पूरा कंट्रोल प्रोग्राम चलाया जाएगा, दैट इज FMDCP, ठीक है। उसके बाद होगा सेफरन मिशन, अगला फीचर। और नेक्स्ट होगा कि ये जो स्कीम है ये एक्सेलरेट करेगी फोडर की डेवलपमेंट प्रोग्राम को, यानी कि AFDF जिसे कहते हैं, एक्सेलरेटेड फोडर डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इसके तहत जो कॉर्पोरेटिव्स हैं वो ड्रॉट इफेक्टिव डिस्ट्रिक्ट में, ब्लॉक्स में प्रोवाइड करेंगे फाइनेंशियल असिस्टेंस लगभग 3,200 रुपए की। और इस तरीके से फार्मर्स जो हैं वो मोटिवेट हो पाएंगे क्रॉप्स को दोबारा अपना ग्रो करने में, ठीक है। तो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि भैया ये स्कीम जो है बहुत ज्यादा हेल्पफुल, और डेफिनेटली रफ्तार, तो ये जो नाम रखा गया है ये जजेबल है, जैसे पॉइंट्स मैंने बताए, क्योंकि बहुत ज्यादा एनकरेजमेंट मिल रही है। और इस तरीके से क्या होगा कि इकोनॉमी और साथ ही साथ जो फार्मर्स के रिलेटेबल जो टेंशन्स चलती रहती हैं उसमें बहुत ज्यादा सुधार आने वाला है, क्योंकि खुद सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट कर रही है फार्मर्स को विद इनडायरेक्ट मीन्स एंड मेथड, ठीक है। इसके बाद आपकी एक तीसरी स्कीम जो आती है वो है सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम। और आप ध्यान रखिएगा ये जितनी भी स्कीम के बारे में मैं डिस्कस कर रही हूँ किसके अंडर आती हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चरल एंड फार्मर वेलफेयर, इसी के अंडर ये सारी स्कीम ये आ रही हैं। अगली स्कीम कौन सी है, सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम। क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, तो देखिए हर दूसरे साल सोयल हेल्थ कार्ड इशू किए जाएंगे सभी फार्मर्स के लिए, और ये प्रोवाइड करेंगे उनका एक बेसिस एड्रेस, उनका न्यूट्रिएंट जो डेफिशिएंसी है उसके बारे में, जो भी फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में प्रैक्टिसेस में जो भी डेफिशिएंसीज आ रही हैं उसके बारे में इसके जो कार्ड है इसके ऊपर जो भी चीजें हैं वो लिखी जाएंगी, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि ये डेवलप करेगी और स्ट्रेंथन करेगी किसको, फंक्शनिंग ऑफ सोयल को, सोयल टेस्टिंग लेबोरेटरीज जो होती हैं STLS, उनको डेवलप करेगी। और किस तरह से डेवलप करेगी, कैपेसिटी बिल्डिंग के थ्रू, एग्रीकल्चरल स्टूडेंट की इन्वॉल्वमेंट के थ्रू, इफेक्टिव लिंकेज के थ्रू विद द काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च दैट इज ICAR और स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के थ्रू। ये एक ऐसा माहौल बनाएगी कि भैया इन्वॉल्वमेंट हो रही है हर सेक्टर से, स्टूडेंट भी इन्वॉल्व है इसमें, इस तरह की लेबोरेटरीज जो हैं वो इन्वॉल्व रहेंगी। और साथ ही साथ ये स्कीम क्या करेगी, कैपेसिटीज को बिल्ड करेगी डिस्ट्रिक्ट पे और स्टेट लेवल स्टाफ पे, और एक प्रोग्रेसिव फार्मर्स उनकी प्रमोशन के लिए न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में कह लीजिए, ठीक है, यूज ऑफ फर्टिलाइजर में कह लीजिए, एक प्रोग्रेसिव स्टेज को ये बिल्डअप करने वाली है। और आखिरी फीचर क्या है कि ये इंश्योर करेगी एडिशनल इनकम को, फार्मर्स की जो एडिशनल इनकम है, यानी कि जो खेती कर रहे हैं उससे तो इनकम आ ही रही है, लेकिन एडिशनल इनकम को भी ये इंश्योर करेगी टू द फार्मर्स, और यील्ड्स की कैपेबिलिटी को इंक्रीज करेगी और सस्टेनेबल फार्मिंग को भी प्रमोट करेगी ये वाली स्कीम। कौन सी, सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम। अब बात कर लेते हैं कि इसके फीचर्स क्या क्या हैं। तो फीचर्स के बारे में मैं आपको बता दूं, इसके फीचर्स कौन से हैं। सबसे पहला तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये लॉन्च हुई थी 2015 में। तो आपको याद रखना है कि भैया सोयल हेल्थ कार्ड जो स्कीम है वो लॉन्च हुई है 2015 में और सेंटर के तहत ये लॉन्च की गई थी। जो सोयल हेल्थ कार्ड है वो इशू किए जाएंगे टू द फार्मर्स, जिसपे क्या क्या होगा, क्रॉप वाइज रिकमेंडेशन होगी, न्यूट्रिएंट्स क्या यूज करने चाहिए, फर्टिलाइजर कितने होने चाहिए फॉर द इंडिविजुअल फार्म, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी। और फार्मर्स जो है वो रिकमेंडेशन भी ले सकते हैं फॉर द एडिशनल क्रॉप्स ऑन देयर डिमांड, ठीक है। थर्ड फीचर क्या है इसका कि जो एक्सपर्ट है वो एनालाइज करेंगे बकायदा स्ट्रेंथ को और वीकनेसेस को जो सोयल से कनेक्टेड हैं, और सोयल को कलेक्ट करके वो बताएंगे कि भैया इसकी ये स्ट्रेंथ है, ये वीकनेसेस है, इस पे आप ये फसल उगाइए तो आपका जो है आउटपुट बहुत अच्छा आ सकता है, और सजेस्ट करेंगे कि किस प्रकार से उसकी इफेक्टिविटी को बढ़ाया जाए अगर सोयल कमजोर है तो, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है कि ये कंटेन करेगी, स्टेटस क्या है सोयल का, ये जो कार्ड है कंटेन होगा, मतलब इसमें लिखा जाएगा कि सोयल का स्टेटस क्या है, और 12 पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली उसको लिखा जाएगा, ठीक है। और नेमली उनके नाम किस तरह से, पैरामीटर्स के नाम क्या है, एनपीके का मतलब होगा एनपीके, ठीक है। एन अलग है, पी अलग है और के अलग है, ये रेफर करेंगे तीनों लेटर्स मैक्रो न्यूट्रिएंट से। एस जो होगा वो रेफर करेगा सेकेंडरी न्यूट्रिएंट से। ZN FeCu MnBo ये जितने भी हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट है, अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट आपको पता ही होगा, ठीक है। और pH, EC और OC ये फिजिकल पैरामीटर्स हैं। तो इन पैरामीटर्स के तहत सोयल के जो हेल्थ कार्ड होगा
उस पर बकायदा लिखा जाएगा कि भैया सोयल का स्टेटस क्या है, क्या वो माइक्रोन्यूट्रिएंट है, क्या वो एस है, क्या वो फिजिकल पैरामीटर्स में आती है या फिर क्या वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आती है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जो एसएच बेस्ड ऑन जितने भी पैरामीटर्स हैं उनके हिसाब से एसएचसी प्रोवाइड करेगी 2 सेट ऑफ फर्टिलाइजर्स को। ठीक है, और रिकमेंडेशन भी देगी 6 क्रॉप्स के रिगार्डिंग, जिसमें से 3 तो होंगी आपकी खरीफ की और 3 होगी रबी की। ठीक है, और ऑर्गेनिक मैन्योर्स की भी रिकमेंडेशंस जो है वो भी दी जाएंगी। अगला फीचर क्या है कि फार्मर्स जो है वो ट्रैक भी कर सकते हैं सोयल सैंपल्स को ऑन एचएससी पोर्टल। ठीक है, एचएससी पोर्टल पे एसएचसी पोर्टल पे वो क्या है, ट्रैक कर सकते हैं सोयल के सैंपल को। और इस स्कीम के अंडर विलेज जो यूथ है और फार्मर्स है अप टू 40 ईयर्स ऑफ एज, वो एलिजिबल हैं कि वो सेटअप कर सके सोयल हेल्थ लेबोरेटरीज को, और टेस्टिंग को भी वो अंडरटेक कर सकते हैं खुद से भी। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ा फीचर है। इसके बाद वाला कौन सा फीचर है, असिस्टेंट प्रोवाइड की जाएगी फार्मर्स को लगभग 2,500 रुपए हेक्टेयर के हिसाब से, वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का। और सेकंड फीचर ये है कि मिनी सोयल टेस्टिंग लैब भी बनाई जाएंगी। ठीक है, और आखिरी फीचर ये है कि एक रिसेंटली एक पायलट प्रोजेक्ट जिसका नाम था डेवलपमेंट ऑफ मॉडल विलेजेस। ठीक है, ये जो है ये इंप्लीमेंट किया गया था, टेकन अप किया गया था, जहां पे सोयल के सैंपल्स को कलेक्ट किया गया और इंडिविजुअल फार्म होल्डिंग से कलेक्ट किया गया विद फार्मर्स की पार्टिसिपेशन के थ्रू आउट। और बजाय कि किसी सैंपल ऑफ ग्रिड से, यानी कि किसी भी ग्रिड पैटर्न को फॉलो करते हुए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से लेने के बजाय इंडिविजुअल फार्मर को अप्रोच किया गया, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ा चेंज है। क्योंकि इंडिविजुअल फार्मर्स के अगर आप सैंपल ले रहे हो तो आपको रियलिटी से सीधा आपका ग्राउंड लेवल पे टच है, आपको पता है कि फार्मर्स की क्या प्रॉब्लम है और किस तरीके से सोयल में डेफिशिएंसी आ रही है और किस तरह की सोयल जो है वो अवेलेबल है फार्मर्स को क्रॉप करने के लिए। तो आपको एक इनडायरेक्ट मेथड नहीं, सिर्फ डायरेक्ट मेथड का यूज किया गया इसमें। और स्कीम कौन सी थी दोस्तों, एक पायलट प्रोजेक्ट कौन सा था, डेवलपमेंट ऑफ मॉडल विलेजेस। ठीक है, तो ये आपकी स्कीम रही सोयल हेल्थ कार्ड की स्कीम, जिसमें मैंने डिस्कस किया आपके साथ ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात की हमने, और जो इसके फीचर्स हैं उसके बारे में हमने जाना। तो 3 इसमें और हमने कवर की, तीनों की तीनों ही मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर के अंडर आती हैं, फार्मर वेलफेयर के अंडर। तो आपको याद रखना है कि 6 स्कीम्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि सारी मिनिस्ट्री ऑफ आपका एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के अंडर आती हैं। और भी स्कीम्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के अंडर, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। पूरा ग्रीन रेवोल्यूशन किस तरह से हो रहा है उन स्कीम्स के थ्रू आउट, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।